आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर एवरीवन में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन में आपको बताने जा रही हूँ। शिक्षा में सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी अवस्थाओं तथा महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके उत्तर को। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षा में सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड ने किया था। जब इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया तो उस समय इसका उद्देश्य शिक्षा को देश के एक निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपलब्ध कराना था। रूपरेखा, परिचय, शिक्षा में सार्वभौमिकरण, उसके बाद अर्थ देखेंगे, उसके बाद सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं देखेंगे, उसके बाद सार्वभौमिकरण की महत्व को देखेंगे और उसके बाद निष्कर्ष को। तो परिचय शुरू करते हैं। शिक्षा में सार्वभौमिकरण की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में भारत के संविधान को स्वीकार करने के बाद निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता कुशल गणतंत्र, सफल नागरिकता, सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए महसूस की गई। इसलिए भारत के संविधान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा की संविधान की अनुच्छेद 45 की व्याख्या इस प्रकार की गई है। राज्य इस संविधान को लागू की जाने के बाद के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए भी 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 45। शिक्षा में यह सार्वभौमिकरण सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को या कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इस शिक्षा के अवसर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसका यह अर्थ है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना स्वीकार करती है कि बिना जाति, धर्म या मत इत्यादि की ओर ध्यान दिए शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। इसका यह अर्थ है कि देश के अमीर या गरीब वर्ग से संबंध रखने वाले नगरों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी है। विकसित तथा अधिक विकसित देशों में निःशुल्क शिक्षा का अर्थ फीस न होना, निःशुल्क पुस्तकें तथा कॉपी पेंसिल, निःशुल्क दोपहर का भोजन, निःशुल्क स्कूल परिवहन इत्यादि है। परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में बच्चों को ये सब सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करना कुछ कठिन अवश्य है। के अर्थ को देखेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ। सार्वभौमिकरण अंग्रेजी शब्द के यूनिवर्सलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है कोई चीज़ को जन जन तक पहुंचाना। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का तात्पर्य है कि शिक्षा समस्त व्यक्तियों तक पहुंचे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध करना। यहाँ पे सार्वभौमिकरण कहिए या सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण, ये सब एक ही नाम है। वर्तमान समय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक व्यापक शब्द हो गया है, जिसे निम्न परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण की परिभाषाएं। इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण से तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग भी विभिन्नताओं के बावजूद भी उनके लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराया जाना। जेपी नायक के अनुसार शिक्षा में सार्वभौमिकरण देश के सामाजिक, आर्थिक एवं सामान्य विकास का सूचक है। एस चक्रवर्ती के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता, शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। अब हम देखेंगे शिक्षा में सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं। फर्स्ट है सार्वभौमिकरण हेतु प्रावधान। प्रवेश की सार्वभौमिकरण, अवधारणा की सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण हेतु प्रावधान। सार्वभौमिकरण हेतु प्रावधान का अर्थ यह है कि शिक्षा विद्यार्थियों की पहुंच क्षेत्र में हो, अर्थात सभी बच्चे को पढ़ने हेतु एक निश्चित दूरी तथा विद्यालयी सुविधाएं प्रदान करना, अर्थात जहां तक संभव हो बालक के घर से 1 मील की दूरी के अंदर अंदर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। प्रवेश की सार्वभौमिकता या सार्वभौमिकरण। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का दूसरा अवस्था प्रवेश की सार्वभौमिकरण है। प्रवेश की सार्वभौमिकरण से आशय है बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रवेश प्रदान किया जाना। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी पारित किए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकतर अधिनियम मुख्य हैं। थर्ड है अवधारणा की सार्वभौमिकरण। शिक्षा की
सार्वभौमिकरण का तीसरी अवस्था अवधारणा या अस्थायित्व की सार्वभौमिकता है। अवधारणा का सार्वभौमिकरण से आशय है कि विद्यालय में प्रवेश के लिए हुए छात्रों को स्कूलों में रोके रखना। बालक को अपने प्राथमिक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक वहीं रहना चाहिए। शिक्षा में सार्वभौमिकरण की आवश्यकता या महत्व। हम जानते हैं कि शिक्षा मानव का आभूषण होता है। जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शिक्षित व्यक्तियों के मध्य बैठा अशिक्षित व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। अतः भारत जैसे देश में शिक्षा की सार्वभौमिकरण की महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इसके महत्व निम्नलिखित इस प्रकार हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का महत्व। पहला है सामाजिक विकास। सेकंड, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, निरक्षरता का अंत के लिए, राजनैतिक जागरूकता के लिए, साक्षरता के प्रसार के लिए, सांप्रदायिकता के विनाश के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जनतंत्र का विकास के लिए में पढ़ेंगे। फर्स्ट है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो शिक्षा व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए जिससे उनका विकास हो, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निरक्षरता का अंत। निरक्षरता अभिशाप है मानव जीवन के लिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से देश में 100% साक्षरता आ जाएगी। एक साक्षर नागरिक एक निरक्षरता वाले नागरिक से समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। इसलिए भी नागरिकों को साक्षरता के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण का महत्व आवश्यक है। सामाजिक विकास। हम जानते हैं कि व्यक्तियों से ही समाज का निर्माण होता है। अतः सामाजिक विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम शिक्षा प्राप्त कराना अनिवार्य होना चाहिए, जिसके लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण महत्व रखता है। जनतंत्र का विकास। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। जनतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है तथा सार्वभौमिकरण के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साक्षरता प्रसार के लिए शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के लिए महत्व यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को साक्षर करेगा तथा साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, समाज तथा राष्ट्र लाभान्वित होगा। आवश्यकता की पूर्ति के लिए साक्षर व्यक्ति अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। अपने घर के हिसाब किताब, क्रय विक्रय तथा समाचार पत्रों से देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर लेता है। अतः शिक्षा का सार्वभौमिकरण का महत्व है। राजनीतिक जागरूकता के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का इसलिए भी महत्व है कि नागरिकों में कर्तव्य और अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। निरक्षर व्यक्ति चालक अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञों के चक्कर में मतदान का उचित प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांप्रदायिकता के विनाश के लिए सांप्रदायिकता एक ऐसा अभिशाप है जो सामाजिक जीवन में व्यक्तिगतता की भावना का विष घोल देता है, जिसे समाप्त करने के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण का प्रसार का महत्व है। निष्कर्ष कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा में सार्वभौमिकरण के द्वारा ही हम निरक्षरता से साक्षरता की ओर बढ़ सकते हैं तथा यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्षेत्र में अनेक महत्व हैं। जब बालक को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होती है तो उसको उस शिक्षा की प्राप्ति की ललक पैदा होती है। अतः हमें शिक्षा में सार्वभौमिकरण करने के लिए हमें जागरूक होना होगा। जब तक हम शिक्षित होंगे तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा। जब हम शिक्षित एवं कर्तव्यप्रिय होंगे तब हमारा राष्ट्र भी उतना ही सशक्त और संपन्न होगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।